ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके फेल होने से डरते हैं और शायद यही रीज़न है कि वो कभी कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते और वो हमेशा पूछते हैं कि उन्हें बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। अगर आप खुद से पूछें कि मैं बिजनेस क्यों स्टार्ट करूं, तो आपको समझना होगा कि अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो और आप बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को खुद कंट्रोल कर पाओगे और आप अपने लिए एक सक्सेसफुल फ्यूचर भी बना पाओगे। हालांकि अगर आप फेलियर के डर से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप कभी भी फ्यूचर में कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे बिजनेस स्टार्ट करने का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। नंबर 1, फ्रीडम। जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। वो पूरी तरह से आपकी दुनिया होगी, आपकी खुद की बनाई हुई दुनिया। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपको हर चीज़ की फ्रीडम है। आपको किसी को आंसर करने की या किसी के टर्म्स पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद के टर्म्स और कंडीशंस पे काम कर सकते हो। 9 to 5 जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह जल्दी उठने की, लेकिन आपके खुद के बिजनेस में आपको कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी उठ के ऑफिस जाने की और अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स के शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक हो। हम लाइफ में एक बार तो कहीं ना कहीं जॉब करते ही हैं, जहां हमको अपने बॉस की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं जो हमको ऑब्वियसली नहीं पसंद, या कोई हमें ये बताए कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। अगर आप भी ये सब बातों को पसंद नहीं करते तो आपको भी आज से अपना जहां आप अपनी लाइफ और फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। नंबर 2, इनकम। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की इनकम सेट कर सकते हो। आप उन क्लाइंट्स को चूज कर सकते हो जिनके साथ आपको काम करना है। आप अपने प्रोडक्ट्स रेट के अकॉर्डिंग अपनी फीस की डिमांड कर सकते हो। ये सारा डिसीजन आप पर ही होगा कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। ये डेफिनेटली आप अपनी जॉब में कभी नहीं कर पाओगे। आपको हर मंथ वेट करना पड़ेगा अपनी सैलरी चेक आने का। ज़रा इमेजिन करो, आपके अकाउंट में हर दिन उतनी इनकम आ रही है जितने आप इनकम चाहते हो। नंबर 3, पीपल। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप नए लोगों से भी मिलोगे, जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स से, प्रोफेशनल बिजनेसमैन से भी। आप लोगों से मीटअप करके साथ में काम कर सकते हो और अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। नेटवर्किंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का, सिर्फ बिजनेस फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारी आउटसाइड लाइफ में भी। ये एक मेथड है खुद को रिवील करने का, अपने टारगेटेड मार्केट के लिए और पब्लिक आई में ग्रो करने के लिए भी। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं। नंबर 4, लाइफस्टाइल। आपका खुद का बिजनेस आपको एक लाइफस्टाइल देता है। आप अपने आप को जैसा चाहें वैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, जैसा ड्रेसअप करना चाहते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी जी सकते हैं, क्योंकि आपको कोई जज नहीं करने वाला। आपको अपने ऑफिस में जाकर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उस काम को चूज़ किया है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मुझको बिजनेस की एक बात बहुत पसंद है कि आप काम करते हो इसलिए नहीं कि आपको काम करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वो काम करना चाहते हो। अगर आप सोचो तो आपने कितने लोगों से ये सुना होगा कि मुझे ये करना है, मुझको वो करना है, लेकिन वो फेलियर के डर से कुछ करते नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि आपको अपने बिजनेस को कितनी दूर तक और कितनी हाइट तक लेकर जाना है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी के रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ता है, जहां आप उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। आपका अगर अपना बिजनेस है तो आप अपने शेड्यूल को अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नंबर 5, अपॉर्चुनिटी। आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस करने का सोचा है।
मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्कॉलरशिप में से कुछ पैसे मिले और उसने थोड़े से पैसे और मिलाकर एक कैमरा खरीद लिया और उसने उस कैमरे के साथ अपना एक बिजनेस शुरू किया क्योंकि उसको उस कैमरे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। उसने अपने ड्रीम्स को बड़ा करने का सोचा। ये बात हमें ये सिखाती है कि आपके पास चॉइस है इस दुनिया में कुछ भी करने की जो आप चाहते हो। आप सोचते हो मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे वो बिजनेस करना है, और वो सब आप अपने दिमाग में कर भी लेते हो। वो सब आप रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हो अगर आप बिलीव करो कि आपके लिए दूर तक अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सब बहुत मेहनत से सालों तक पढ़ाई करते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में पैसे कमाने या अमीर बनने के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए आज मैं आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि वो जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ बच्चों ने पिकनिक का प्लान रखा, लेकिन रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थे। इस बात ने रॉबर्ट को इतना हर्ट किया कि उनको कैसे भी करके अमीर बनना था। रॉबर्ट के 2 फादर थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड बोलते थे और दूसरे उनके दोस्त के फादर जिन्हें वो रिच डैड बोला करते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड एक बहुत ही पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड इंसान थे जिन्होंने पीएचडी की थी, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जिन्हें वो अपना मेंटोर भी मानते थे, उन्होंने 8th ग्रेड तक ही अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन वो फिर भी उनकी सिटी में सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट ने देखा था कि उनके दोनों फादर की आपस में सोच बहुत ही अलग थी। जहां एक तरफ उनके पुअर डैड उन्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए इंसिस्ट करते थे जिससे उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके, वहीं उनके रिच डैड उनको इंसिस्ट करते थे अपनी कंपनी खोलने के लिए जिससे वो औरों को नौकरी दे सके। रॉबर्ट के पुअर डैड उनको बोलते थे कि पैसा हर बुराई की जड़ है, और वहीं उनके रिच डैड उनको बोलते कि पैसे का ना होना हर बुराई की जड़ है। उनके पुअर डैड उन्हें बोलते कि तुम किसी महंगी चीज के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ रिच डैड उन्हें बोलते कि अगर तुम्हें कोई महंगी चीज चाहिए तो सोचो कि तुम कैसे इतना कमा सकते हो कि तुम वो चीज खरीद सको। रॉबर्ट ने अपने दोनों फादर की बात सुन के अपने रिच डैड को फॉलो करने का डिसाइड किया, जो पहले तो बहुत गरीब थे लेकिन आगे चल के अपने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। और वहीं उनके पुअर डैड हमेशा पैसों के लिए परेशान ही रहे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाई थी। नंबर 1, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे हम में से कुछ लोग सिर्फ जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उससे उन्हें सेफ फील होता है, लेकिन उसी जॉब को करते करते वो पैसों के गुलाम बन जाते हैं और पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पैसे को खो देने का डर उन्हें इस जॉब के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देता। वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं और फिर उनकी पूरी उम्र बिल्स को पे करते करते ही निकल जाती है। वहीं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो खुद काम करते हैं तो सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे वो आगे जाकर पैसों को अपने लिए काम करवा सकें। अगर हम पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाएं, तो फिर हम सो रहे हों, कहीं घूम रहे हों या फिर कुछ ना भी कर रहे हों, तब भी हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा होगा। हम पैसे को खो देने का डर अपने दिमाग से निकाल कर ही पैसे को अपने लिए काम करा सकते हैं और उसका असल में फायदा उठा सकते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही अपना कोई भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ही आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। क्योंकि हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि आज तक कोई जॉब करके अमीर नहीं बना है। अगर कोई अमीर बना है तो वो कोई बिजनेस करके या फिर अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके ही अमीर बना है। तो इसलिए आप भी जॉब मिलने को मंजिल ना समझें, बल्कि वो रास्ता समझें जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा।
नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेट्स वो होते हैं जो हमें पैसा कमा के देते हैं, जैसे किसी बिजनेस में पार्टनरशिप, या फिर किसी कंपनी में स्टॉक्स खरीदना, या फिर आपकी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जहां से आपको रेंट मिलता हो। और लायबिलिटीज वो हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी जो हमारे पैसे खर्च कराती हैं, जैसे महंगे महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, जिनको खरीदने में तो पैसे लगते ही हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा होता है। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं एसेट्स को समझकर। वहीं दूसरी तरफ रिच लोग एसेट्स को खरीदते हैं और जितना हो सके लायबिलिटीज को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे दूर ही रहते हैं। जब गरीब या फिर मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी जॉब से पैसा आता है तो वो उसको अपनी जरूरी एक्सपेंसेस या फिर लायबिलिटीज पे खर्च कर देता है। वहीं अमीर के पास अपने एसेट्स, जॉब या फिर बिजनेस से पैसा आता है, जिससे वो अपने जरूरी एक्सपेंसेस पूरे करके बाकी का पैसा अपने एसेट्स पे लगाता है, जो उसको और एसेट्स बना के देते हैं, जिससे अमीर आदमी और अमीर बनता रहता है। हमें भी अपने ज्यादा पैसे एसेट्स पे लगाना चाहिए और लायबिलिटीज को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम। अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं, यानी वो ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं कि वो काम करें या ना करें लेकिन उनका पैसा आता रहे। पैसिव इनकम बिल्ड करना बेस्ट वे है पैसे को अपने लिए काम करवाने का। पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, एक्टिव इनकम स्ट्रीम, जहां आप खुद सारा वक्त काम करते हो, यानी जॉब करते हो। और दूसरा है पैसिव इनकम स्ट्रीम, जहां आप पैसिवली सब कुछ सुपरवाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 गांव थे जहां पे पानी नहीं था, लेकिन एक नहर थी जहां से सब पानी भरा करते थे। गांव के 2 लड़के थे, उन्होंने सोचा कि वो नहर से पानी भर के लाएंगे और उसे गांव में आकर बेचेंगे। और कुछ वक्त तक उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चलता रहा। उनमें से एक लड़का यूं ही मेहनत करके पानी लाकर बेचता रहा, लेकिन दूसरे लड़के ने कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया और उसने अपने बचाए हुए पैसों से नहर से लेकर अपने घर तक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया और फिर वो अपने घर से ही पानी बेचने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वो दोनों लड़के बीमार हो गए और पहले वाले लड़के का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन दूसरे वाले लड़के ने अपनी जगह किसी और को बहुत थोड़े पैसों में काम पर रख लिया, जो उसकी जगह पर पानी बेचता था। और इसी तरह उसका बिजनेस चलता रहा। वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर दी थी, जिससे उसके होने ना होने से उसके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हम भी बहुत सारे तरीकों से एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को बनाकर, या फिर कोई यूट्यूब चैनल बना के, या कोई ऐप बनाकर भी। और ऐसा ही बहुत सारे बिजनेसेस में भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में, जो पिछले 20 सालों में फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में ही रहे हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस की वजह से वॉरेन के पिता के सारे पैसे डूब गए। उस वक्त वॉरेन 1 साल के भी नहीं हुए थे। उनकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उनकी फैमिली की सेविंग्स थी वो बैंक्स बंद हो चुके थे। वॉरेन ने बचपन में ही अपने माँ बाप गरीबी में जीते हुए देखे हैं। यही सब देखकर उन्होंने बोला था कि या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स में बहुत अच्छे थे। वो फाइनेंस और स्टॉक प्राइसेस को कम उम्र में ही समझने लगे थे। एक बार वॉरेन ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और मशीन में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन बफेट ने हफ्तों तक हर रोज उन ढक्कनों को कलेक्ट किया और देखा कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उनको पता चला कि लोग कोका कोला पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे
तो उन्हें बेसन लाइब्रेरी में एक बुक दिखाई दी जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में पैसे कमाने के काफी आइडियाज दिए थे। उनमें से एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया। वो आइडिया था कि आप वेइंग मशीन लगा के भी $1000 कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि एक मशीन को लगा के जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीद ली जाए और हर बार प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट किया जाए। वॉरेन कैलकुलेशन करने लगे कि एक वेइंग मशीन उन्हें कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से उन्हें कितना टाइम लगेगा दूसरी वेइंग मशीन खरीदने में। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोका कोला बेची, च्युइंगम बेची, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचे। उन्हें बचपन से ही पैसे बनाने में मजा आने लगा। वॉरेन कहते हैं कि पैसे कमाने में फ्रीडम थी और मुझे इस काम में मजा आता था और मैं खुद का बॉस बन सकता था। बुक का दूसरा आइडिया जो वॉरेन को बहुत पसंद आया था वो था कंपाउंडिंग। बुक में लिखा था कि अगर आप $1000 बना लें और उसे 10% पर ग्रो करने लगे तो $1000 5 साल में $1600 से भी ज्यादा हो जाएंगे और ऐसे ही करते करते 10 साल बाद $2600 हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़कर वॉरेन इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी कोर फिलॉसफी बना लिया। अगर एक कांस्टेंट रेट पर पैसे कंपाउंड होते रहे तो वो टाइम के साथ इतने ज्यादा हो जाएंगे। वॉरेन ने सोचा कि अगर आज $1 कुछ सालों में $10 हो जाएगा तो वो क्यों ना आज से ही $1 को $10 की तरह ट्रीट करने लगे। वॉरेन ने अपने पिता के कहने पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हार्वर्ड में एडमिशन नहीं मिला। वॉरेन कहते हैं शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। हार्वर्ड से रिजेक्ट होने के बाद वॉरेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर बेंजामिन ग्राहम प्रोफेसर भी थे। और वॉरेन कहते हैं कि मेरी लाइफ के ये बेस्ट दिन थे क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बेंजामिन ग्राहम से बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट रूल्स बताए। पहला, नेवर लूज मनी, यानी अपने इन्वेस्टिंग के पैसों को कभी रिस्क में ना डालो, और दूसरा, पहला रूल कभी ना भूलो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1956 में 25 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसमें उनके 7 पार्टनर्स थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उनकी फैमिली में से ही थे। अपनी पार्टनरशिप की फर्म की मदद से अगले 6 साल में अपने $1,05,000 को वॉरेन $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। और इस तरह सिर्फ 32 साल की उम्र में वॉरेन बफेट एक मिलियनर बन चुके थे। 1969 में शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ने लगे और सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वॉरेन ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पहले ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए उस वक्त उसके मार्केट शेयर्स को बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। इस तरह की इन्वेस्टिंग को वॉरेन सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उनके हिसाब से अगर आपको गिरा हुआ सिगार का टुकड़ा मिले जो किसी ने पीकर फेंक दिया हो, लेकिन उसमें अभी भी कुछ पफ्स बाकी हैं, तो भले ही वो कितना भी गंदा ही क्यों ना हो, लेकिन फ्री में आपको कुछ पफ्स तो मिल ही रहे हैं। अपने शुरू के ईयर्स में वॉरेन बफेट ने ज्यादातर पैसा इसी इन्वेस्टिंग से कमाया। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके एक क्लोज पार्टनर चार्ल्स मंगर की, जिनकी वजह से उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिगार बट से हटकर क्वालिटी कंपनीज पर आ गई। फिर उनकी ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बन गई कि ऐसी कंपनीज खरीदो जो क्वालिटी कंपनीज हों और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होके बाद में बढ़ जाएगी और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेलेट जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। और इसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से वॉरेन मिलियनर से एक मल्टी बिलियनर बने। इससे कुछ साल पहले बफेट ने एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीदे
जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। बफेट ने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए थे कि कंपनी का पूरा कंट्रोल वॉरेन के हाथ में आ गया और उसके चेयरमैन बन गए। वॉरेन ने बर्कशायर हाथवे का बिजनेस बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज भी वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हाथवे में ही है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि वो मरने के बाद अपनी वेल्थ का 99% डोनेट कर देंगे। वॉरेन बफेट आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। वॉरेन वही सेम कार यूज करते हैं, वही सेम खाना खाते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। वॉरेन कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो गेम खेल रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, यानी इन्वेस्टिंग। किसी भी कंपनी के लिए उसका लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए उसे इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है जिससे हम उसको आसानी से रिकग्नाइज कर सकें। आज हम देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस की कुछ हिडन स्टोरीज और कुछ मीनिंगफुल फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकिपीडिया। दोस्तों, आज हमें अगर कुछ भी जानना होता है तो हम सीधा विकिपीडिया पे जाते हैं और हमें ढेरों नॉलेज मिल जाती है। आपको हर इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं विकिपीडिया के लोगों की स्टोरी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि विकिपीडिया के लोगों में हमारी धरती को दिखाया गया है और आपने देखा होगा कि बहुत सी लैंग्वेजेस में इसके लोगों पे कुछ लिखा भी हुआ है। ये लोगो हमें दिखाता है कि हम पूरी दुनिया के लिए हैं और इन सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो है विकिपीडिया। और साथ ही अगर आपने ये नोट किया हो तो विकिपीडिया के लोगों में पूरी धरती को नहीं दिखाया गया है। इसके पीछे का रीजन है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता, इसको हमेशा अपडेट करना ही पड़ता है। विकिपीडिया का लोगो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं अमेज़न के बारे में। आज अमेज़न को हर कोई जानता है। आप भी बहुत ऑर्डर्स करते होंगे अमेज़न से। क्या आपको अमेज़न के लोगो का रीजन पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले अमेज़न के लोगो में एक सिंपल लाइन हुआ करती थी जिसे बदलकर एक एरो लगा दिया गया जो कि A to Z तक मार्क किया गया है। इसका मतलब है कि अमेज़न पर दुनिया का हर सामान मिलता है। यही रीजन है कि इसके लोगो में A to Z तक मार्क किया गया है। था ना इंटरेस्टिंग लॉजिक? फरारी। बहुत से लोगों को ये लगता है फरारी का लोगो स्पीड को डिफाइन करता है। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लोगो से स्पीड का कोई लेना देना ही नहीं है। फरारी के लोगो की कहानी कुछ और है। दोस्तों, इस लोगो का घोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फाइटर्स फ्रांसिस्को बैरेका के एयरप्लेन पे बना होता था। फरारी के ओनर को एक बार फ्रांसिस्को की मां से मिलने का मौका मिला और उन्होंने फरारी के ओनर को ये घोड़े का साइन गिफ्ट किया और कहा था कि आप अपनी कंपनी में इस लोगो को यूज करना क्योंकि ये गुड लक लेके आता है। और ये बात सच भी हुई। फरारी के लिए ये सच में गुड लक लेके ही आया। एप्पल कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल के लोगो में एप्पल को खाया हुआ क्यों दिखाया गया? मैं आपको बताता हूँ। एप्पल का लोगो डिजाइन किया था रॉब जेनॉफ ने, जिन्होंने बहुत ही कम पैसों में इस कंपनी का लोगो तैयार किया था। रॉब ने इस एप्पल को कटा हुआ इसीलिए दिखाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं लोग इसे कुछ और ना समझ लें। उन्हें लगता था कि लोग शायद इसे टमाटर समझेंगे। जी हाँ, यही लॉजिक था इसके पीछे कि इसको कटा हुआ सेब दिखाया गया। टोयोटा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक टोयोटा के पीछे की लोगों की कहानी क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। टोयोटा कंपनी का लोगो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर वर्ड उसमें दिखे। इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है। इसके लोगो को देखकर ऐसा लगता है जैसे धागा सुई के अंदर जा रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू हुई थी। अगर आप इस कंपनी के लोगों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों में TOYOTA को यूज किया गया है ना ये सुपर क्रिएटिव। ऑडी का लोगो जितना सिंपल है, बस 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स, लेकिन इनके ओवरलैपिंग सर्कल्स में छिपी है ऑडी की पूरी लेगेसी। ये 4 सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑडी की 4 कंपनीज को जिन्होंने मिलकर ऑडी को बनाया।
1932 में ये 4 कंपनीज ऑडी, हॉर्च, DKW और वॉन्डेड ने मिलकर बनाया था। हालांकि पहले इसका नाम ऑटो यूनियन रखा गया, लेकिन फिर बाद में बदलकर इसको ऑडी कर दिया गया, जो आज हर साल 72 बिलियन US डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मूवीज वैसे तो एंटरटेनिंग होती ही है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी मूवीज बताएंगे जो एंटरटेनिंग के साथ साथ इंस्पायरिंग भी हैं। ये 5 मूवीज सिर्फ आपका टाइम ही पास नहीं करेंगी, बल्कि एंटरटेनिंग वे में आपको इम्प्रूव भी करेगी और आपके सोचने के पर्सपेक्टिव को भी चेंज करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द फाउंडर। ये मूवी बेस्ड है मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की लाइफ के ऊपर। 1954 में रे क्रॉक एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे जो मिल्क शेक मिक्सर बेचते थे। उन्होंने इतने पैसे तो सेव कर ही लिए थे कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, लेकिन उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ड्राइविंग रेस्टोरेंट बहुत स्लो काम करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स की लंबी लाइन लगा करती थी। उन्होंने एक बात और ऑब्जर्व करी थी कि कैलिफोर्निया में एक ड्राइविंग रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिक्सर ऑर्डर करता था। ये देखने के लिए वो वहां चले गए और वहां वो 2 भाइयों से मिले। उनका नाम था रिचर्ड और मॉरिस। इन दोनों भाइयों का अपनी लोकेलिटी में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मैकडोनल्ड्स, जहां पर फास्ट सर्विसेज थी और फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। रे क्रॉक ने दोनों भाइयों को कन्विंस कर लिया अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए, और बाद में क्या हुआ ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मूवी बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट लोगों को काफी लेसन्स दे सकती है। नंबर 2, जॉब्स। ये मूवी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स पर बेस्ड है कि कैसे एक अडॉप्टेड मिडिल क्लास लड़का एप्पल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी खोलता है। इस मूवी में आप देखोगे कि कैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक की दोस्ती होती है और वो एप्पल कंप्यूटर्स बनाते हैं। अपने गोल को लेकर जॉब्स कितने सीरियस थे और क्यों उन्होंने कैलीग्राफी को इतनी इम्पोर्टेंस दी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एप्पल की सक्सेस की वजह से जॉब्स इतने बिजी हो गए थे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे और ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप से दूर हो गए थे। इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए थे और दोबारा से एप्पल में आके उसके CEO बने और आईफोन और आईपैड के लॉन्च से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ये मूवी काफी एंटरप्रेन्योर्स को पसंद आएगी। नंबर 3, फॉरेस्ट गंप। मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि एक छोटा लड़का जिसका नाम फॉरेस्ट है और जिसकी टांगों में ब्रेसेस लगे हैं ताकि उसकी स्पाइन ठीक हो सके, अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। उसे काफी बच्चे तंग करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट फिजिकली डिसेबल्ड है। एक दिन और बच्चों के साथ भागते भागते उसके टांगों के ब्रेसेस टूट जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो बहुत तेज भाग सकता है। वो लड़का जो फिजिकली डिसेबल्ड था उसे फुटबॉल स्कॉलरशिप मिलती है। ये US आर्मी में रिक्रूट होता है और वियतनाम में लड़ाई के वक्त बहुत से प्लेटून्स की जान भी बचाता है। इसके अलावा भी आगे फॉरेस्ट के साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जो आप मूवी में देख सकते हैं। नंबर 4, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन हॉकिंस की लाइफ के ऊपर। मूवी में बताते हैं स्टीफन जो कि मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रोफेसर्स चिंता में हैं क्योंकि वो अपनी थीसिस का टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रहे। स्टीफन ब्लैक होल्स पर लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ब्लैक होल से पता चल सकता है कि यूनिवर्स कैसे बना, और वो ब्लैक होल्स को ही अपनी थीसिस का टॉपिक बना लेते हैं। लेकिन उनकी मसल वीक होने लगती है और वो सर के बल गिर जाते हैं और फिर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज हुआ है और वो धीरे धीरे पैरालिसिस सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं। मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 5, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मैं आपको ये मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर देखें। ये मूवी बेस्ड है क्रिस गार्डनर के ऊपर। क्रिस गार्डनर ने अपनी लाइफ से इंस्पायर होके एक बुक लिखी थी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिस पर ये मूवी बनी है। इस मूवी में आप देखोगे कि कैसे क्रिस ने अपने फेलियर्स और स्ट्रगल्स को एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। क्रिस की लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए और उनको कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी,
लेकिन क्रिस ने हार नहीं मानी और यही मूवी हमको इंस्पायर करती है हार्डवर्क के लिए। मैं आपको इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। आई होप आपको ये मूवीज़ इंस्पायर करेंगी क्योंकि ये मूवीज़ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि इंस्पायरिंग भी है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही नहीं बल्कि वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान भी हैं, क्योंकि वो कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे बल्कि हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। इलॉन मस्क ऐसा काम कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बनेगा, क्योंकि इलॉन मस्क इतने इम्पोर्टेंट इंसान हैं जिनकी टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। वो इलॉन मस्क अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, आज हम देखेंगे कि इलॉन मस्क अपना मॉर्निंग रूटीन और डेली रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहां पर एक एवरेज आदमी हफ्ते में 48 घंटे काम करता है, यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लगभग 6 दिन काम करते हैं 9 से 5 बजे तक। लेकिन इलॉन मस्क हर हफ्ते 100 आवर्स काम करते हैं। इलॉन के लिए कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, वो हर वक्त काम करते रहते हैं। इलॉन हर दिन एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेते हैं। इलॉन मस्क रात को करीबन 1 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। इलॉन अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं, मेरी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं तो मैं वेकिंग आवर्स में भी एफिशिएंट नहीं रह पाऊंगा। सुबह उठकर सबसे पहले इलॉन अपनी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स के इम्पोर्टेंट मेल चेक करते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। उसके बाद वो शावर लेते हैं और अपने 5 बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इलॉन कभी कभी अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। रास्ते में कई बार रुककर वो कॉफी ले लेते हैं जिसे वो अपनी कार में ही पी लेते हैं। इलॉन डेज के अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज टेस्ला या स्पेसएक्स में जाते हैं और वहां पर इलॉन अपना 80% टाइम इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग पर गुजारते हैं। इलॉन अक्सर अपना लंच मीटिंग्स को अटेंड करते हुए ही करते हैं जिससे उनका टाइम सेव हो सके और दोबारा से वो रात के 1 बजे तक काम करते रहते हैं। और ये शेड्यूल वो साल के 365 दिन फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली ये शेड्यूल बहुत से लोगों के लिए बहुत अनहेल्दी है, लेकिन इसी शेड्यूल से इलॉन मस्क द रियल आयरन मैन बने हैं। इलॉन मस्क हार्डवर्क के साथ साथ अपने बहुत से कामों को टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से भी करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत ही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है जिससे हम अपने कामों को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक का सिर्फ एक ही काम है कि हम एक स्पेसिफिक टास्क को खत्म करेंगे और किसी और काम को नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग एक टाइम बहुत से काम करने लगते हैं, कभी ईमेल्स पढ़ने लग जाते हैं, फिर बीच में सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जबकि जो इंसान अपना टाइम ब्लॉक करता है, एक टास्क को कॉन्टिन्यूसली करता है, उसे करे बिना रुकता नहीं। इलॉन मस्क अपना दिन पहले से ही प्लान कर लेते हैं जिससे उनका टाइम और एनर्जी ये सोचने में वेस्ट ना हो कि उन्हें आगे क्या करना है। अक्सर लोग ये प्लान कर लेते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, पर वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि उस काम को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। एट द एंड वो प्रोक्रेस्टिनेट करने में वेस्ट कर देते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको कौन कौन से टास्क को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा और कौन सा टाइम बेस्ट होगा वो काम करने के लिए। ठीक है, शायद हम इलॉन मस्क जितनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके 50% मेहनत करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये था इलॉन मस्क का मॉर्निंग और डेली शेड्यूल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 रूल्स ऑफ मनी, जो मिलियनेयर्स से लेकर बिलियनेयर्स तक हर कोई अपनी लाइफ में सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। जिन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही क्लियर विजन आपको मिलता है
और जितना आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस आप पाते हो। तो जितना आप मनी अर्निंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे या फिर वीडियोस देखोगे या फिर उन लोगों के साथ रहोगे जो इस रूल को फॉलो करते हैं, तो उतना ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज मिलेगी। और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके रिच होने के। आपके पास जितने भी पैसे रहें उसको आप इन्वेस्ट करें अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि रिच पीपल ऐसा ही करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली खुद को लर्निंग प्रोसेस में रखते हैं जो उनको ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल भी होता है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। रूल नंबर 2, बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का, लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए शेयर्स खरीदना रिस्की भी है। हर एक कॉमन इंसान के पास हर साल 2-3 अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके शेयर्स वो खरीद सकता है। इसके लिए उसको वो चीज़ें देखना ज़रूरी है जो उसके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मॉडल को पता होता है कि कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी को मोबाइल का शौक है तो उसको पता होगा कि किस ब्रांड का फ़ोन मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, उसके शेयर्स बिक रहे हैं या नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि जाओ और उसके शेयर्स खरीद लो। हमको इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा कि ये कितने पैसे अर्न करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इसका उल्टा करती है। वो जिस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं उसके बारे में वो ध्यान ही नहीं देते और गलत इंडस्ट्री पे पैसे लगाकर अपना लॉस कर लेते हैं। रूल नंबर 3, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। हम लोग हर रोज अपना कितना टाइम सोशल मीडिया, गेम्स या फिर नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वही टाइम अगर हम खुद पर इन्वेस्ट करें तो हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आप भी ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो, अपने इस टाइम को इन्वेस्ट करो अपने गोल्स पर, अपने गोल्स को फॉलो करो और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन पाओगे। आज शायद आपके पास ज़रूरत की चीज़ें ना हो, भले ही आपके पास रिसोर्सेज भी ना हो, आपके दिमाग में कितने भी अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उन आइडियाज़ को अप्लाई नहीं करते। तब तक वो आइडिया आपकी एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करना चाहिए। रूल नंबर 4, अर्न व्हाइल यू स्लीप इफ़ यू रियली वांट टू बी वेल्दी। आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ पर काम करना चाहिए जो आपको 24 आवर्स पैसा कमा के दे सके, चाहे फिर आप सो ही क्यों ना रहें, वरना आप बस उतना ही कमा पाओगे जितनी देर आप जाग कर काम करोगे। अपने रॉन्ग आइडियाज़ की वजह से काफ़ी लोग अपनी जॉब में ही नहीं अपने बिजनेस में भी एम्प्लॉयज़ की तरह लाइफ टाइम काम करते हैं। अगर आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो लेकिन उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिससे आपके पैसे आते रहें, तो आपके पास फाइनेंस तो होगा पर फ्रीडम नहीं। तो आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जिससे आपके टूल्स आपको पैसा जनरेट करके दें, फिर चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। रूल नंबर 5, डिजिटल एसेट्स। हमारे पास पहले ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी लेकिन आज हमारे पास है, और जो इनको समझते हैं वो डिजिटल कोर्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसे वो एक बार क्रिएट करते हैं और बार बार सेल कर सकते हैं। डिजिटल एसेट्स आपको फ्रीडम देते हैं, लाइफस्टाइल देते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज बनाकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये वो डिजिटल एसेट्स हैं जो आपको 24/7 पैसा कमा के देंगे, जिससे आप काम करो या ना करो लेकिन आपके डिजिटल एसेट्स आपके लिए कर रहे होंगे। तो ये थे टॉप 5 रूल्स ऑफ मनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्रेन बिलियनेयर्स। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस को एक नया रेवोल्यूशन देने वाले दुनिया के पहले सेंटी बिलियनेयर और अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। अपनी 112 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस दुनिया के पहले सेंटी बिलियनेयर बने। अगर आज की बात करें
तो जेफ बेजोस की नेटवर्थ 182.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का खिताब अपने नाम किया। अगर आप इलॉन मस्क की स्टोरी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जुलाई 1964 को एल्बर्कर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ था। जेफ जब 1 साल के थे तब उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया। उसके 4 साल बाद जेफ की माँ ने माइक बेजोस नाम के आदमी से दूसरी शादी कर ली। जेफ को बचपन से ही नई नई चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी रहती थी। वो जानना चाहते थे कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। जेफ ने बचपन में अपने रूम के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया था, जिससे उनके सौतेले भाई बहन उनके रूम में न जा सके। कुछ साल बाद जेफ अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्होंने पेल्मेटो हाई स्कूल में एडमिशन लिया। जेफ जब हाई स्कूल में थे तब वो मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। 1986 में जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करी। ग्रेजुएट होने के बाद जेफ को वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने बैंकर ट्रस्ट नाम की कंपनी में काम भी किया और बहुत ही कम समय में वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। 1994 में जेफ ने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। पब्लिक के ओपिनियंस को समझा, बहुत से सर्वेस किए और फिर उन्होंने जाना कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2000% के हिसाब से बढ़ रही है। और फिर क्या था, जेफ ने वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी से रिजाइन दे दिया और अपनी कंपनी को स्टार्टअप दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा अमेज़न। ये नाम उन्होंने साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर पर रखा था। जेफ पहले अपनी कंपनी का नाम कैडबरा रखना चाहते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने कैडबरा नाम को हटाकर अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि इंटरनेट सर्च अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ए सबसे पहले आए। जेफ ने अमेज़न की शुरुआत अपने घर में बने गैरेज से करी थी। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ ही एम्प्लॉयज के साथ अमेज़न को शुरू किया। जेफ को बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद था, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, इसलिए उन्होंने Amazon.com को भी ऑनलाइन बुक सेलिंग से ही शुरू करा। वो चाहते थे कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बने। उन्होंने खुद बुक्स को सेल करने के लिए ऑनलाइन सेलिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया था। 16 जुलाई 1995 में जेफ ने अपनी वेबसाइट पर बुक सेल करना शुरू करा और पहले ही महीने में उन्होंने अमेरिका की 50 स्टेट्स और 45 अलग कंट्रीज में अपनी बुक्स सेल कर दी। जेफ बुक्स को सेल करने के लिए बहुत हार्डवर्क किया करते थे। पार्सल्स की डिलीवरी करने के लिए जेफ खुद भी जाया करते थे और बुक्स की पैकिंग जेफ जमीन पर बैठकर घुटनों के बल किया करते थे। एक दिन बुक्स की पैकिंग करते करते जेफ ने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि हमें इस काम को आसान करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक एम्प्लॉय बोला, हमें अपने घुटनों के नीचे तकिया रख लेना चाहिए। ये सुनकर जेफ हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबल्स खरीद ली ताकि उन पर बुक्स की पैकिंग की जा सके। सितंबर तक हर हफ्ते $20,000 की सेल होने लगी। देखते ही देखते Amazon.com पूरे अमेरिका में स्टैब्लिश हो गई। 1998 तक आते आते जेफ Amazon में नई नई प्रोडक्ट्स लाइन ऐड करते चले गए, जैसे डीवीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, म्यूजिक सीडीज। देखते ही देखते Amazon दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग साइट बन गई। Amazon का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2007 में, जब Amazon Kindle लॉन्च हुआ। लॉन्च के 6 घंटे बाद ही Kindle का सारा स्टॉक बिक चुका था। Amazon Kindle अगले 5 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। Kindle रीडर की सेलिंग से Amazon ने अमेरिका की 95% ई बुक कॉमर्स को कैप्चर कर लिया। आगे चल के Amazon ने बहुत सी कंपनीज को खरीद लिया, जिनमें हैं होल फूड्स, ट्विच, ऑडिबल, जिपोज, IMDb और द वॉशिंगटन पोस्ट। Amazon कंपनी और बहुत सी अदर कंपनीज में इन्वेस्ट भी करती है, जिनमें है गूगल, उबर, ट्विटर, वर्कडे, लॉकआउट, Wine.com और bankbazaar.com। आज Amazon बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनमें है Amazon प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, Amazon गेम स्टूडियोज, Amazon वीडियोज, Amazon म्यूजिक, Amazon गो, Amazon Kindle, Amazon वेब सीरीज और Amazon वायरलेस। यही नहीं, जेफ बेजोस ने 2013 को अनाउंस किया
Amazon प्राइम एयर को लॉन्च करने का, जिसमें कस्टमर्स को ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी करी जाएगी। Amazon की टीम Amazon प्राइम एयर की सर्विसेज पर काम कर रही है, जिससे इसे जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च किया जा सके। जेफ बेजोस अपने इनोवेटिव आइडियाज से ऑनलाइन सेलिंग सर्विसेज को बदलने में लगे हैं। आज के टाइम में Amazon इंटरनेट फील्ड में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। जेफ बेजोस ने कहा था, I know that if I failed, I wouldn't regret that. But I know the one thing I might regret is not trying. Hello everyone, welcome to the channel Brain Billionaires. आज हम बात करने वाले हैं The Real Iron Man, Genius Entrepreneur, Business Magnate Elon Musk के बारे में। इलॉन का जन्म साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया सिटी में 28 जून 1971 को हुआ था। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखने वाले इलॉन के फादर एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक सुपर मॉडल थी। इलॉन के माँ बाप का जब डिवोर्स हुआ, उस वक्त इलॉन केवल 10 साल के थे। इलॉन बचपन में 10 से 15 घंटे तक बुक्स पढ़ा करते थे। 10 साल की एज तक इलॉन ने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि 12 साल तक होते होते उन्होंने एक गेम भी बना लिया, जिसको उन्होंने $500 में सेल भी किया। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा शिफ्ट हुए और वहां उन्होंने क्वींस कॉलेज में एडमिशन भी लिया। वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद इलॉन अमेरिका गए और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर लिया। इलॉन ने 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम था Zip2.com, जिसमें कि लोग इस वेबसाइट में लॉग इन करके किसी भी लोकल बिजनेस की लोकेशन और फोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया और इलॉन को अपने 7% शेयर के साथ $22 मिलियन यानी करीबन 150 करोड़ रुपए मिले। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। इलॉन का विजन इतना क्लियर था कि इलॉन ने बिना वेट किए अपने इन पैसों से एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की, जिसे उन्होंने नाम दिया X.com। उसके 1 साल बाद इलॉन ने अपने कॉम्पिटिटर Confinity.com के साथ मर्ज कर लिया और फिर उसका नाम रखा गया पेपल। 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन को $180 मिलियन मिले। इलॉन को अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए इस वक्त कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद के $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। स्पेसएक्स को शुरू करने से पहले इलॉन रशिया गए रॉकेट्स खरीदने के लिए, लेकिन रशियंस ने इलॉन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। इलॉन निराश होकर वापस आए और रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़ने लगे। उन्होंने रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़कर रीयूजेबल रॉकेट्स भी बना ली। इलॉन का कहना है कि वो 2030 तक मंगल ग्रह पर ह्यूमंस को बसा देंगे। उसके बाद इलॉन को आइडिया आया इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का। इलेक्ट्रिक कार्स में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनको लगा इलॉन अपना और इन्वेस्टर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इलॉन ने फिर से खुद के $6.3 मिलियन इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट करने और शुरू करी टेस्ला, जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार कंपनी में से एक है। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं, जो कि इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिसमें न्यूरालिंक, ओपन एआई, स्टारलिंक और द बोरिंग कंपनी शामिल है। द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए जगह जगह टनल्स बना रही है। इलॉन को $48.7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला ताकि वो अंडरग्राउंड लूप सिस्टम क्रिएट कर सके, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। न्यूरालिंक, जो कि एक BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस पे काम कर रही है, जिससे हम रीड और राइट का काम दोनों कर सकें, यानी ब्रेन में जो चल रहा है उसका पता कर सकें और किसी भी नए स्किल को एक एप्लीकेशन की तरह ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके। ओपन एआई, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। जो रिसर्चर्स एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उन पर नज़र रख सकें, ताकि अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ओपन एआई उसे कंट्रोल कर सके।
और वो इसको लेकर बैकअप पर भी काम कर रहे हैं। स्टारलिंक। इलॉन ने यूएस गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें ताकि वो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इलॉन चाहते हैं कि आने वाले समय में इलॉन स्पेस में 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करें ताकि दुनिया में हर कोई विदाउट बफरिंग हाई स्पीड इंटरनेट चला सके। इलॉन कहते हैं Nobody changed the world working 40 hours a week, इसलिए वो पर वीक 100 आवर्स से भी ज़्यादा काम करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इलॉन मस्क को रियल आयरन मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 12 साल की उम्र से एक के बाद एक इनोवेशंस करते आ रहे हैं। कभी ब्लास्टर गेम बनाई, फिर जिप2 लॉन्च की, फिर पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और अभी और बहुत से इनोवेटिव गोल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं।
down, 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 down.